हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज से बाल विकास का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम बहुविकल्पी के 2 वीडियो बन चुकी है और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की भी 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और यह वीडियो लघु उत्तरीय क्वेश्चन की लघु उत्तरीय में हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर इसके पहले आप दोनों चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोगों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो हम इसको और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बुद्धि परीक्षण से आशय, हेडिंग डाल के हम लोग लिख सकते हैं वह परीक्षण जिसके द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता है बुद्धि परीक्षण कहलाता है। बुद्धि परीक्षण के समय विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य जैसे गणना करना, समस्या का समाधान, भाषा योग्यता आदि किया जाता है, बुद्धि परीक्षण कहलाता है। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, एक सामाजिक होता है। तो हम लोग क्रम से देखते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इस प्रकार का बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल एक व्यक्ति पर प्रशासित किया जाता है, बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है। और एक है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक साथ कई व्यक्ति पर प्रशासित किया जाता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, सीखने में स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, सीखने में स्थानांतरण से आशय, जैसे स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान या एक शब्द का दूसरे शब्द में प्रयोग करके सीखना ही स्थानांतरण कहलाता है। तो हम लोग किताबी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, सीखने में स्थानांतरण को अधिगम अंतरण भी कहते हैं। एक कैंडलैंड वैज्ञानिक इन्हीं के अनुसार अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार, जैसे पहले के जो सीखा हुआ ज्ञान है का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है, उसे स्थानांतरण कहते हैं। अब स्थानांतरण धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे धनात्मक स्थानांतरण क्या है, जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो धनात्मक होता है। और जैसे फिजिक्स का ज्ञान हमें गणित में सहायता करता है, गणित का ज्ञान फिजिक्स में सहायता करता है, उसी प्रकार से अगला है ऋणात्मक स्थानांतरण, जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हिंदी का गणित से संबंध, इस तरीके से दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था में माना जाता है। शिक्षावादियों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। इस उम्र में सामाजिक संबंध बनाने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। इतना लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। अब किशोरावस्था से क्या समझते हैं। किशोरावस्था का आरंभ 13 से 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है, परंतु वैयिक अंतर होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची गई है कि इसी 13 ही वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है या 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। इसका कारण किशोरावस्था के आरंभ का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों का तरुण काल भिन्न भिन्न आयु से आरंभ होता है। अतः किशोरावस्था का आरंभ तभी से माना जाना चाहिए। यह अवस्था लगभग 18 से 19 तक मानी जाती है, इससे ऊपर नहीं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, बुद्धि लब्धि से क्या समझते हैं। मानसिक बुद्धि लब्धि की परिभाषा तथा इसका सूत्र लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, बुद्धि लब्धि के विषय में बीने एक वैज्ञानिक है। पूछा जा सकता है बुद्धि लब्धि किसने बताया, तो बीने के द्वारा बताया गया है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, बीने का मत है कि आयु वृद्धि के साथ बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसी कारण उसने प्रत्येक आयु स्तर हेतु ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न संकलित किए। उसकी यह धारणा थी कि एक अमुक आयु का सामान्य बालक कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सकता है। इसी धारणा पर उसने मानसिक आयु के प्रयत्न को जन्म दिया। और एक वैज्ञानिक कोल एंड ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में
किस गति से विकास हो रहा है। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखिए दोस्तों, जैसे मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 दिया है इस तरीके से। और जैसे कि यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 है, मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। तो मानसिक आयु कितना दिया है, 12 दिया है। वास्तविक आयु कितना दिया, 10, तो गुणे 100, 10 दहा में 100, 12 दहा में 120, तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है शैशवावस्था में संयोगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। तो हम लोग संयोगात्मक विकास में लिख सकते हैं शैशवावस्था के प्रमुख संवेग क्रोध, भय तथा प्रेम। शैशवावस्था में संयोगात्मक विकास दिखाई देता है जो इस प्रकार है, जैसे भय, क्रोध, प्रेम, भय, इस तरीके से। अब क्रोध में हम लोग जब बालक 1 वर्ष से कम उम्र का होता है तो क्रोध की अभिव्यक्ति अधिक तेजी से करता है। यदि उसकी दूध की बोतल उससे मुंह से छीन ली जाए तो उसके प्रति गुस्सा दिखाई देता है, वह अपना पैर पटकने लगता है, हाथ मारने लगता है, चीखता है, इस तरीके से उसमें क्रोध आता है। अब प्रेम, वो अपनी माँ को पहचानता है और उसमें अलग करने पर शिशु रोने लगता है, माँ से अलग करने पर। अब भय क्या होता है, शिशु को भय भी दिखाई देता है, जैसे तेज बोलने पर वह रोने लगता है, इस प्रकार का। अब अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है माध्य से क्या तात्पर्य, आप क्या समझते हैं। तो हम लिख सकते हैं हेडिंग में माध्य से आशय, हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के समस्त मापनों के सर्वाधिक विश्वसनीयता एवं स्थिर माप माध्य होता है। किसी एक श्रृंखला के सभी अंकों के योग को उन संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त मूल्य माध्य कहलाता है। अब माध्यिका पूछा जा सकता है उसी प्रकार से, माध्यिका से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं माध्यिका से आशय, माध्यिका श्रेणी में मध्य बिंदु होता है। माध्यिका ज्ञात करने की 2 विधि है, जैसे अव्यवस्थित प्रदत्तों से माध्यिका ज्ञात करना, व्यवस्थित प्रदत्तों से माध्यिका ज्ञात करना, इसी 2 तरीके से माध्यिका ज्ञात की जाती है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है। बुद्धि से आशय, तो बुद्धि सोचने की क्षमता है, बुद्धि से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। अब बंकिम घम एक वैज्ञानिक, इन्हीं के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। अब बुद्धि के प्रकार है, बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया 3, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। अब हम लोग क्रम वाइज देते हैं, पहले सामाजिक बुद्धि देखते हैं। इस बुद्धि में अभिप्राय, व्यक्तियों को समझने तथा इसके साथ व्यवहार करने की योग्यता सामाजिक बुद्धि कहलाती है। अब स्थूल बुद्धि क्या है, हम लोग समझ लेते हैं। इस बुद्धि का अभिप्राय विभिन्न वस्तुओं को समझाने तथा उसका प्रयोग करने की योग्यता है। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि से अभिप्राय गणितीय संकेतों को समझना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बुद्धि लब्धि IQ क्या है। इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से। तो हम लोग लिख सकते हैं बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की शारीरिक तथा एवं मानसिक आयु के अनुपात से ज्ञात की जाती है। जैसे इसमें मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का अनुपात से 100 से गुणा करने पर हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त की जाती है। जैसे रोहित कक्षा 8 में पढ़ता है, जिसकी वास्तविक आयु 13, वह 15 वर्ष की मानसिक आयु रखता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि, वही पीछे वाला सूत्र लग जाएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक गुणे 100, तो उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 111.4 श्रेष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है भाषा विकास के सिद्धांत हैं, विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास को समझाइए। जैसे भाषा विकास 3 प्रकार से मुख्यतः होता है। जैसे भाषा विकास स्वतः होता है, भाषा वातावरण से सीखी जाती है, भाषा अनुकरण द्वारा, यानी अनुकरण मतलब नकल मार के, दूसरे का नकल मार के सीखा जाता है। जैसे अध्यापक पढ़ाता है उसी के अनुसार बच्चा सीखता है। अब शैशवावस्था का विकास, विभिन्न अवस्थाओं का विकास कैसे, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो हम लोग पहले शैशवावस्था देखते हैं। शैशवावस्था का विकास, बच्चा जब जन्म लेता है तब कोई भाषा नहीं जानता है। इस समय बच्चा केवल रोना और मुस्कुराना जानता है। बच्चा 6 माह में अ, ई आदि स्वर बोलना जान जाता है। 1 वर्ष का बालक 3 शब्द बोलता है। 2 वर्ष तक बालक 120 शब्दों को जान लेता है। 3 वर्ष की अवस्था में बालक वाक्य बोलना सीख जाता है। अब बाल्यावस्था में भाषा का विकास, 4 वर्ष की आयु में बच्चों का शब्दकोश लगभग 1550 शब्दों का होता है। 5 वर्ष की आयु में 2070 शब्दों का ज्ञान हो जाता है बाल्यावस्था में।
ठीक। अब अगला हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाटसन ने संवेग को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो वाटसन ने, हम लोग पीछे पढ़े हैं, भय, क्रोध, प्रेम, ये 3 भागों में बताया है। अगला अब क्रम वाइज जिसके पहले हम लोग भी देख चुके हैं, भय, क्रोध, प्रेम। जैसे इसमें देख लेते हैं हम लोग, वाटसन के अनुसार भय, क्रोध, प्रेम। तो पहले हम लोग क्रोध देखते हैं। क्रोध तभी आता है जब कार्य में किसी प्रकार की बाधा पैदा की जाती है। छोटे बच्चों क्रोध की अवस्था में प्राय चिल्लाते हैं, पैर पटकते हैं, दांत से काटते हैं। बालक जब क्रोध की अभिव्यक्ति करता है तब उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब प्रेम व बालक में प्रेम संवेग पाया जाता है जब वो अपने माता पिता के प्रेम करना जानता है तथा माता पिता से पृथक करने पर वह रोने लगता है। पृथक मतलब उसे हटाने पर। अगला भय, बालक में भय नामक संवेग भी पाया जाता है। भय की अवस्था में बच्चों की गति रुक जाती है। बच्चे अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं। बच्चे जानवरों तथा कुत्ते, बिल्ली आदि से डरते हैं। इस तरीके से वाटसन ने अपने 3 संवेगों को बताया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, बच्चों के मानसिक विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का सापेक्षिक महत्व पर समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। बालक का वंशानुक्रम तथा वातावरण पर प्रभाव डालिए। तो हम लोग क्रमशः देखते हैं वंशानुक्रम का प्रभाव क्या है। बाल विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्न प्रकार से पड़ता है। अब इसमें लिख सकते हैं, जैसे निम्न प्रकार से बच्चों की बुद्धि वंशानुक्रम से निश्चित होती है। बच्चों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। माता पिता से जो जीन्स प्राप्त होते हैं। बच्चों में माता पिता की विशेषता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। पॉइंट हम लिख सकते हैं, वंशानुक्रम पर वातावरण का प्रभाव। बच्चों का स्वभाव, वर्ण एवं कद वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। बच्चों का शारीरिक गठन एवं शरीर की बनावट उसके वंशजों पर निर्भर करती है, यानी उसके जीन्सों पर निर्भर करती है। अब इसमें लिख सकते हैं, बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। इसके पहले हम लोग देखे थे बाल विकास का वंशानुक्रम, अब वातावरण का क्या प्रभाव बाल विकास में। बच्चों को अच्छे वातावरण में रखने पर बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है, यानी तेज होती है। अच्छे वातावरण में रखने से बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होता है। अगला पॉइंट हम लोग से, बच्चों के सामाजिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चों के संयोगात्मक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। संयोगात्मक विषय भय, क्रोध, प्रेम। संयोगात्मक बच्चों के शारीरिक विकास का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे पावलोव का संबंध प्रक्रिया सिद्धांत उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या पूछा जा सकता है, इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व बताइए। जो संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है, पावलोव ने पूछा जा सकता है, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। अब पावलोव के संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोग इसमें लिख सकते हैं, पावलोव ने संबंध प्रक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध में अनुबंध के द्वारा व्यक्त किया है। अब इसमें हम पावलोव का प्रयोग किस पर किया? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने इन्होंने एक कुत्ते को भूखे रखा और भोजन, जैसे हम लोग इसको किताबी भाषा में लिख सकते हैं, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इन्होंने भूखे कुत्ते को भोजन दिया, जिससे भोजन को देकर कुत्ते में लार टपकने लगी। उस समय 1 घंटी, जब वह भोजन देता था तो 1 घंटी बजा देता था। तो कुत्ता घंटी के संकेत को समझ जाता था कि अब हमें भोजन मिलेगा, तब उससे लार टपकने लगती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कुत्ता भोजन के लिए घंटी की ध्वनि से अनुबंधित हो गया है। यही पावलोव ने इसी संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी कि खाने से संबंध है घंटी का बजना, इसी को बताने का प्रयास किया है। अब सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या हो सकता है? तो हम लोग लिख सकते हैं, समस्त शिक्षण, अनुबंध, अनुक्रिया यह कई वर्षों तक चलता रहता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अच्छे व्यवहार और अनुशासन की भावना विकास किया जा सकता है। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, सिद्धांत की शिक्षा के महत्व में, इस सिद्धांत का समूह के निर्माण में अधिक महत्व है। इस सिद्धांत से बालकों में भय संबंधी उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए।
तो हम लोग लिख सकते हैं अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने में प्रेरित करती हैं यानी बल देती हैं। अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियां क्या है? आवश्यकता है, जब किसी तो आवश्यकता है, रुचि है, अभिरुचि है, आदतें हैं। जैसे आवश्यकता क्या क्या है अभिप्रेरणा की? आवश्यकता आविष्कार की जननी, यह बालकों एवं वयस्कों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति आवश्यकता की वशीभूत होकर ही सभी कार्य करते हैं यानी प्रेरित होकर। अगला है रुचि, जिन बालकों या वयस्कों में जिस चीज की रुचि होती है वे उन चीजों को आसानी से या जल्दी से सीख लेते हैं। रुचि। अभिवृत्ति क्या है? अभिप्रेरणा बालकों में अभिवृत्ति का विकास करने में सहायता करती है। बालकों में अभिवृत्ति का विकास होने से वे अच्छी तरह कार्य करते हैं। अगला आदतें। आदतें क्या है अभिप्रेरणा में? जैसा कि हम जानते हैं कि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, बच्चों की आदतें नए ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व? यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत पूछा जा सकता है क्वेश्चन। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो हम लोग हेडिंग में लिख सकते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत से आशय। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने 1913 ईस्वी में दिया। इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे प्रयास और त्रुटि, प्रयास और त्रुटि का मतलब है जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखने का प्रयास कर रहा है, उसमें गलती कर रहा है, वह गलती से प्रयास कर रहा है और गलती भी कर रहा है, तो इस तरीके से वो कुछ हर बार एक ही गलती तो करेगा नहीं, बार बार करने से वो प्रयत्न और भूल के सिद्धांत से वो सीख सकता है नई चीज़ को बार बार प्रयत्न करने से। तो हम लोग इसमें और तरीके से लिख सकते हैं, हम सीखने की क्रिया में बार बार त्रुटि करते हैं परंतु बार बार प्रयत्न करने की त्रुटि कम हो जाती है। इसे ही प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग से के लिए भूखी बिल्ली पर चुनाव किया। क्या किया भूखी बिल्ली पर? थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम अपने इस प्रयोग थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर किया। भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया जिसे पिंजरे में एक सिटकिन लगी हुई थी और उसके बाहर उसका भोजन रखा हुआ था। बार बार वह प्रयास कर रही थी कि हम उस भोजन को खा लें या रोटी को खा लें। तो वह उसके बाद वह प्रयास करते करते एक बार उसके पैर से उसका लीवर यानी सिटकिनी खुल गई। बिल्ली बाहर निकली तथा मछली रखा था खाना भोजन में, उस टुकड़ा खा लिया। इस प्रकार बार बार प्रयत्न करने से बिल्ली दरवाजा खोलना सीख गई। यही प्रयत्न और सूझ का सिद्धांत है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत में शिक्षा पर क्या महत्व पड़ा है? अभ्यास पर बल, समस्या और समाधान की क्षमता, अपना कार्य स्वयं करने पर बल, चिंतन तथा तर्क पर विकास। अभ्यास पर बल हम लोग क्रमवाइज देखते हैं। बालकों को किसी भी कार्य हेतु बार बार अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए। अब समस्या एवं स्वयं समाधान की क्षमता, बालकों के सामने जब कई समस्याएं आती हैं तब प्रत्येक स्थूल पर शिक्षक उपस्थित नहीं होता, अतः बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना। अगला पॉइंट हम लोगों का है अपना कार्य स्वयं करने पर बल देना। यह सिद्धांत अपना काम स्वयं करने पर जोर देता है। बालकों को बताना चाहिए कि उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, उसे अपनी समस्या का समाधान स्वयं करना चाहिए, इसलिए वह प्रयास आवश्यक है। अब चिंतन तथा तर्क, चिंतन और तर्क क्या है? इस सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि बालकों में चिंतन करने एवं तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे वे नई नई खोज करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, सूझ के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसका शिक्षा में महत्व बताइए। अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित है, कथन को स्पष्ट कीजिए। 2019 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। कोहलर द्वारा वर्णित अंतर्दृष्टि का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ बताइए। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? 2016 में पूछा गया है। इसी तरीके से सूझ का सिद्धांत कोहलर वैज्ञानिक द्वारा दिया गया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कोहलर द्वारा सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस तरीके से दिया गया था। हम लोग लिख सकते हैं कोहलर के सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ के सिद्धांत के अनुसार सीखना अचानक किसी अंतर्दृष्टि या सूझ से होता है, या कोई कार्य या प्रयास या त्रुटि से कर रहे हैं, झटके से अगर उसको दिमाग में कोई प्रक्रिया आ गई, वही सूझ का सिद्धांत है।
और आगे हम इसमें लिख सकते हैं कोहलर का प्रयोग। कोहलर ने अपना प्रयोग एक सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े से बाहर एक केला रख दिया और उसमें एक पिंजड़े में 2 छड़ी रख दिया। छड़ी रखने के बाद वह जब चिंपैंजी भूख से तड़प रहा था, वह तब उसमें सीख आई कि हम छड़ी से उस केले को खींच लें। तो एक छड़ी दूसरे छड़ी में जब जोड़ते हैं तभी वो केला मिलता। तो धीरे धीरे अपने सूझ के सिद्धांत से दोनों छड़ी को आपस में जोड़ लेता है, फिर उस केलों को अपनी तरफ खींच के उसे खा लेता है। तो कोहलर का यह सिद्धांत सूझ का सिद्धांत, उसके दिमाग में झटके से क्या आया, दोनों छड़ी को आपस में जोड़ना। अतः इस पे स्पष्ट होता है कि सीखने की क्रिया इस सिद्धांत के अनुसार अचानक होती है। अब इसमें हम लोग सीखने के सिद्धांत की विशेषता में लिख सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया अचानक होती है, सीखने की प्रक्रिया संज्ञात्मक होती है, सूझ हेतु समस्या सामने आशय होनी चाहिए, सीखने की प्रक्रिया में सूझ समस्या अचानक मस्तिष्क में आती है। अब सूझ के सिद्धांत पर शिक्षा का क्या महत्व है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालक का मानसिक विकास सरलता से किया जाता है। यह सिद्धांत बालकों के द्वारा स्वयं परिस्थिति के अवलोकन करने एवं सूझ के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। अब इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीखने में पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। पठार यानी कोई आप लोग निरंतर सीख रहे हैं, उसमें कोई अवरोध पैदा हुआ तो पठार बन जाता है, फिर आप लोग फिर उसी चीज़ को, तो यही पठार होता है। ठीक, हम लोग इसमें लिख सकते सीखने में पठार के क्या कारण पूछ सकता है, सीखने में वक्र पूछ सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सीखने का वक्र का अर्थ, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का वक्र अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने किसी विषय वस्तु को कितना सीखा इसका मूल्यांकन हम केवल सीखने के वक्र के माध्यम से ही दर्शा सकते हैं। अब गेट्स के अनुसार बताया गया है कि सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली प्रगति को व्यक्त करता है। सीखने का वक्र और प्रकार क्या है। सीखने का 3 प्रकार है। सीखने के वक्र प्रकार धनात्मक, ऋणात्मक और मिश्रित। धनात्मक, यह सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि व्यक्त करता है। ऋणात्मक क्या है, यह सीखने में शिथिल होता है यानी धीरे होता है, विपरीतार्थक होता है। मिश्रित क्या होता है, यह दोनों प्रकार से होता है। मिश्रित वक्र यह व्यक्त करता है कि पहले सीखने की गई गति में धीमी फिर तेजी आ जाती है। अब सीखने में पठार हम लोग समझ लेते हैं। पठार समझने से हम पूरा क्वेश्चन का मतलब समझ जाएंगे। पठार सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया मंद या समाप्त होना ही सीखने का पठार है। दूसरे शब्दों में हम सीखने की प्रक्रिया का अवनति होना ही सीखने का पठार है। सीखने का पठार हम देख सकते हैं कि बहुत से बालक पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर कार्य करते हैं तथा बहुत से बालक पढ़ाई के लिए नामांकन करा लेते हैं और विद्यालय नहीं जाते हैं। इसी तरीके से पठार बनता है। और रैक्स वैज्ञानिक इनके अनुसार बताया गया है, सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है। सीखने के पठार के कारण कई प्रकार से हो सकते हैं। पहला कारण त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग। सीखने की प्रक्रिया में गलत विधि अपनाने से बालकों में रुचि उत्पन्न होती है और पठार बनने लगता है। अब विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। विद्यालय एवं शिक्षक का व्यवहार यदि रोचक एवं प्रभावपूर्ण नहीं है तब भी सीखने में पठार आने लगते हैं। अभिभावक का शिक्षित न होना। यदि अभिभावक शिक्षित के प्रति अधिक जागरूक नहीं है, उनका बालक विद्यालय नहीं जाएगा और उसकी शिक्षा दीक्षा में अवरोध पैदा होने लगेगा यानी कि पठार आने लगेगा। अभिप्रेरणा की कमी। ये शिक्षकों को इससे बालकों का मनोबल सदैव बढ़ाते रहना चाहिए। बालक शिक्षा के प्रति जागरूक होता है और आगे बढ़ता है, परंतु अभिप्रेरणा के अभाव में सीखने में पठार आने लगता है। और हम इसमें लिख सकते हैं अभ्यास का अभाव। सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास के बिना पूर्ण नहीं होती है। बालक जितना ही अभ्यास करता है उतना ही सफल होता है। अभ्यास के अभाव में भी पठार आने लगते हैं। अब बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा का आजकल प्रचलन है। इससे बालक में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और पठार को दूर किया जा सकता है।
अब इसमें हम और आगे लिख सकते हैं। अगली पॉइंट है पुनर्बलन। पुनर्बलन स्किनर द्वारा दिया गया पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बालकों को समय समय पर अभिप्रेरित करना ही अच्छे कार्यों पर उनके अच्छे शब्दों तथा पुरस्कृत करना चाहिए। पुनर्बलन में प्रयोग भी पठार नहीं आता है। अब अगला हम लोग कार्य में परिवर्तन करने से पठार नहीं आएगा। तो शिक्षक को चाहिए कि जब वह कक्षा में पठार का अध्ययन करे तो बालक को मनोरंजन विषय वस्तु से जोड़ दे। अगला हम लोग पॉइंट में खेल द्वारा शिक्षा विधि। यह विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है। खेल में शिक्षा देना बहुत प्रभावी होता है। बच्चे खेलना अधिक पसंद करते हैं, अतः खेल में दी गई शिक्षा प्रभावी होती है। इस विधि से सीखने में पठार नहीं आते हैं। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। अभिप्रेरणा से क्या समझते हैं? दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग 40 से आगे क्वेश्चन करेंगे लघु उत्तरी का राजन सीरीज बाल विकास से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।